वहाँ की सुंदर प्रकृति, पहाड़ियाँ और नदियों के साथ साथ 1860 ईस्वी में बनाया गया एक ऐसा पुल भी दिखाऊंगा जिसे कैप्टन प्रोबी कोटले का अभियांत्रिक चमत्कार भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दून घाटी के माल देवता क्षेत्र में जा रहा हूँ। ये वही दून घाटी है जिसे ब्रिटिश शासक लंदन शहर के तर्ज पर विकसित करना चाहते थे। ये वही दून घाटी है जिसे उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता था। ये वही दून घाटी है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बासमती का उत्पादन होता था, जहाँ पर लीची और आम के बागीचों की रौनक देखी जाती थी। आज देहरादून बदल चुका है। देहरादून में विकास की अंधी दौर ने सड़कें और भवनों का ऐसा निर्माण किया जिससे देहरादून अब सिर्फ कंक्रीट का ढेर बनता जा रहा है। आज हम माल देवता क्षेत्र में जा रहे हैं। आज हम देखेंगे किस प्रकार से माल देवता को बाल्दी, बांदल और सौंग नदी का स्नेह प्राप्त है। किस प्रकार से अमृत तुल्य इन नदियों से खलंगा नहर का निर्माण हुआ। खलंगा नहर जो देहरादून की सबसे लंबी नहर है। कभी देहरादून अपनी इन विशेष नहरों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था देहरादून की इन सिराओं में पानी नहीं बल्कि जिंदगी दौड़ती है। कुछ ही देर में मैं खलंगा नहर के हेड तक पहुंच जाऊंगा। वहां की सुंदर प्रकृति, पहाड़ियां और नदियों के साथ साथ 1860 ईस्वी में बनाया गया एक ऐसा पुल भी दिखाऊंगा जिसे कैप्टन प्रोबी कोटले का अभियांत्रिक चमत्कार भी कहते हैं। यह 163 साल पहले की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं स्थल और माल देवता के बीच बने इस विशिष्ट पुल को देखने। दोस्तों, मेरे पीछे आप जिस पुल को देख रहे हैं ये कोई साधारण पुल नहीं है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश शासकों के द्वारा 1860 ईस्वी में किया गया था। यह पुल स्थल और माल देवता के बीच में है। 163 वर्ष पुराना यह पुल आज भी दृढ़ता के साथ खड़ा हो रखा है। सिर्फ इस पर कुछ घास और शैवाल जमी हुई है। पुल के नीचे से बांदी नदी का बहाव रहता है, जबकि पुल के अंदर से खलंगा नहर बहती है। नहर आगे चलकर पहाड़ी के अंदर चली जाती है। उसके कुछ आगे एक घराट है जिसे हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। यह पुल कैप्टन प्रोबी कोटले का अभियांत्रिक चमत्कार है। इसी पुल को आधार बनाकर हरिद्वार में उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली गंग नहर का निर्माण किया गया था। कुछ देर में हम पुल के ऊपर जाकर के आपको खलंगा नहर को दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से खलंगा नहर यहाँ से बहती है। दोस्तों, अब मैं पुल के ऊपर पहुँच चुका हूँ। नहर और पुल के निर्माण के लिए लखोरी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसे लखोरी ईंट भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको नहर दिखा रहे हैं। इस नहर को सौंग, बाल्दी और बांदल नदी पोषित करती है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नहर रिस्पना रोय के ईस्ट एरिया में 4494 एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करती थी, जो काश्तकारों के लिए एक वरदान था। इसका सिंचित क्षेत्र दक्षिण में शिवालिक श्रृंखला के नागा पहाड़ियों तक है। आप देख सकते हैं खलंगा नहर किस प्रकार से माल देवता से बहती हुई स्थल में इस पुल के अंदर चली जाती है। यह एक प्रकार का जल सेतु है। यातायात के लिए आपने अनेकों पुल देखे होंगे, लेकिन इस पुल के माध्यम से नहर को आर पार किया जा रहा है। दोस्तों, यह एक पंचक्की है जिसे घराट भी कहते हैं, और ऐसे ऐसे अनेकों घराट यहाँ पर थे जो कि अब देखने को नहीं मिलते हैं और धीरे धीरे ये लुप्त हो चुके हैं। यह अंतिम घराट था जो अब बंद हो चुका है। खलंगा नहर सौंग, बाल्दी और बांदल नदियों से पोषित होकर माल देवता से रायपुर निकलती है। रायपुर तक इसका सफर अधिकतर जमीन के अंदर से ही है। यह अंडरग्राउंड नहर है। रायपुर से यह नहर 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग नत्थू वाला, बाला वाला, हर्रा वाला, नकरौंदा, रांझा वाला, गुजरा वाला क्षेत्रों को सिंचित करता है, जबकि दूसरा भाग नेहरू ग्राम होते हुए जोगी वाला निकल जाता है। जोगी वाला से यह नहर 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग बद्रीपुर नवादा की तरफ निकलता है, जबकि दूसरा भाग धर्मपुर देहरादून चला जाता है। धर्मपुर से यह नहर अजबपुर होते हुए मोथरा वाला और कारगी तक पहुंचती है, जबकि एक भाग इसी रोड में स्थित किसी अन्य नहर से मिल जाता है।
दोस्तों हम सौंग नदी में पहुंच चुके हैं और सौंग नदी जहां से खलंगा नहर का स्टार्टअप होता है और ये हेड पॉइंट है खलंगा नहर का। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत पहाड़ियां हैं और यहाँ पे कई गांव हैं। यहीं पे एक डैम भी बन रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी हमें क्षेत्रीय जो व्यक्ति हैं सुनील सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और हमें अभी अभी मिले हैं, तो काफी जानकारी रखते हैं यहाँ की और यहाँ के कर्मचारी भी हैं। तो सुनील सर आपका स्वागत है सबसे पहले और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया है। और ये जो खलंगा नहर है ये ऐतिहासिक नहर है, 100 किलोमीटर लंबी है। इसके बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसका संचालन हो रहा है। ये अंग्रेजों की बनाई हुई नहर है, 150 साल पुरानी, और इस टाइम इसको सिंचाई विभाग देख रहा है। रख रखाव जो भी इसका टूट मरम्मत जो भी सब वही करते हैं और ये इसका पानी सिंचाई के लिए ही यूज हो रहा है जी। इसमें पहले आपने सुना होगा कि कई घाट होते थे, अभी एक घाट है नीचे, आपने देखा होगा रास्ते में एक घाट पड़ता है जी, वो भी इसी नहर से चलता है। और ऐसे ही कई आगे कम से कम 10 घाट और थे जो अब बंद हो चुके हैं पानी की कमी के कारण जी। मगर जो ये नहर जो अभी आपको बताया जो बांध बन रहा है, इस बांध से आपको जो रिश्वना है इस नदी में ये पानी यहाँ से जाएगा जी। तो कुल मिलाकर के ये नहर बहुत ही बहु उपयोगी है। 1.5 शताब्दी से लगातार इसमें धारा बह रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक डैम भी बन रहा है। तो डैम किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है? डैम ये सर ये पीने के लिए, पीने के पानी के लिए जी। तो जल आपूर्ति के लिए डैम का निर्माण हो रहा है। और डैम किस स्थान पे बनाया जा रहा है? सर ये यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जो आपको सामने मैंने दिखाया रोजगारी जी, यहाँ से सुंदा गांव पड़ता है वहाँ पर जी, वहाँ पे बन रहा है। अभी काम मतलब रुका है उनका, मगर बनने वाला है। अगर एक दिन के लिए पानी अगर यहाँ पर रोक दिया जाएगा तो सारे नीचे वहाँ पर पानी की कमी होगी जी। कुछ लोग इसको पीने के लिए भी यूज करते हैं जी। जो आप बता रहे हो जो डैम बन रहा है वो बिजली के लिए नहीं बन रहा है, ये बन रहा है पीने के पानी के लिए जी जी जी। ये जो बन रहा है ये जो पूरी लाइन इसकी बिक चुकी है जी, मगर काम पता नहीं किस कारण से रुका है जी, मगर बनना है उसमें जी जी। काम अभी रुका है उनका इस बरसात में बिल्कुल। और सुनील भाई हमें बता रहे हैं कि बिजली के उत्पादन के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे जल आपूर्ति के लिए यहाँ पे डैम का निर्माण किया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने एक सोच विकसित की थी और देहरादून के सिराओं में जिस प्रकार से पानी न बह करके जिंदगी बहती थी और एक सुनहरा देहरादून, क्योंकि आज कंक्रीट का ढेर बन चुका है। और उस समय जब देहरादून अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और अपनी विश्वव्यापी बासमती चावल के लिए जाना पहचाना जाता था। लीची के बाग बगीचे यहाँ पे थे, आम के बाग बगीचे यहाँ पे थे और देहरादून को उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता था। और लंदन की तर्ज पे अंग्रेजों ने देहरादून को बसाने के लिए जो प्रयास किया उसमें कहीं ना कहीं वो सोच आज पुनः इस डैम के रूप में नजर आ रही है। यदि इस डैम को बनाया जा रहा है, इस डैम के बनने से न सिर्फ यहाँ पे बाढ़ की संभावना खत्म होगी बल्कि वो तमाम क्षेत्र जहाँ पे जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है नहरों के द्वारा वहां तक जल पहुंचाया जाएगा। और जैसे सुनील सर बता रहे हैं कि लाइनें बिछ चुकी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ों के गर्भ शिलाओं से ये बहता हुआ जल जब देहरादून की घाटी की माटी तक पहुंचता है तो एक सौंधी सी खुशबू वहां से उठती है। और उस जमीन से जो फसल का उत्पादन होता था तो विश्व विख्यात बासमती भी इसी देहरादून में उगती थी। तो सुनील भाई जैसे आप देखते हैं कि राजधानी बनने के बाद विशेषकर यहाँ पे जिस प्रकार से लोग पलायन होकर के पहुंचे, जो हमारे पहाड़ी जिले थे वो लगातार खाली हो रहे हैं। और देहरादून में जिस प्रकार से सौंग नदी में बाढ़ आई उसी प्रकार से यहाँ पे जो लोगों की बाढ़ आई है, लगातार लोग यहाँ पे बसना शुरू हुए हैं। इस बारे में आपका क्या मत है? इसमें ज्यादातर जो है कि ये बाहर के लोगों ने ये जमीनें ली, उन्होंने खेती की जमीनों को नष्ट कर दिया। बड़े बड़े भवन आप देख ही रहे होंगे कि पहाड़ में ऐसे भवन आप देखेंगे, मगर आज पूरी हर जगह बड़े बड़े भवन बने हैं, पेड़ काट रहे हैं, कहीं मलबा डाल रहे हैं, तो वो तो आएगा बह के आएगा। तो इसी से सबसे ज्यादा ये आप देखते त्रासदी हुई है, इन्हीं के कारण हुई है जी। जब प्रकृति में कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो तो अपना रूप दिखाएगी जी। वरना आज तक हमें, मेरी 38 उम्र है मेरी जी, मगर आज तक हमने ऐसा पानी कभी देखा था जो हमने इस साल हमें देखने को मिला। ऐसी त्रासदी कभी आई नहीं, इतने लोग मरे, जानवर मरे, उनकी कोई गिनती नहीं। मगर इंसानों की जो जानकारी में थे कम से कम 50 लोग यहाँ पे दब के मिले ही नहीं, किसी की बॉडी मिली किसी की मिली ही नहीं। कुछ लोग ऐसे आज तक मतलब लापता ही नहीं जी, कोई पता नहीं, घर चला गया, खेत चले गए, सारे खत्म हो गए। तो काफी त्रासदी यहाँ पे हुई है, काफी जनहानि हुई है। लोगों के मवेशी जितने भी थे वो भी कहीं ना कहीं इस बाढ़ की चपेट में आए और लोग काफी अव्यवस्थित हो गए हैं। क्योंकि एक बार जब घर उजड़ता है तो उसका दर्द वही समझ सकते हैं जिनका नुकसान होता है।
तो सुनील भाई जी हमें यहाँ पे लगातार जो जानकारी दे रहे हैं, हम इनका भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने हमें बताया कि जैसा कि अभी हम नदी से 20-25 फीट ऊपर हैं और जब वो जल सैलाब आया था तो पानी इसके ऊपर से बह रहा था। यहाँ पे डैम का एरिया था और बहुत ही अच्छा झरना यहाँ पे दिखाई देता था, लेकिन जब से सोंग नदी में आपदा आई है तो आपदा से यहाँ पे तमाम ये मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा और जो रौनक यहाँ की थी, जो खूबसूरती थी, वो अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। तो आज हमारा जो विषय है वो खलंगा नहर है और खलंगा नहर के बारे में जो इन्होंने हमें जानकारी दी उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहाँ पे दी हैं। तो आइए आगे का परिदृश्य देखते हैं किस प्रकार से।